हाँ जी, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 में मेनली हमें क्या देखना है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट इज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज by which potential buyers and sellers interact to determine the price and quantity of a good or service. मार्केट के लिए हमने कहा था कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का होना जरूरी नहीं है। मार्केट इज अ मैकेनिज्म। मार्केट क्या है? एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है by which potential buyers and sellers interact to determine the price and quantity of good or service. Value and price. वैल्यू एंड प्राइस क्या बताया था भाई? वैल्यू क्या होता है, प्राइस क्या होता है? तो प्राइस किसी भी कॉमोडिटी का मॉनेटरी वैल्यू होता है। प्राइस इज द वैल्यू ऑफ ए कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। और वैल्यू क्या है? वैल्यू इन इकोनॉमिक्स, वर्थ ऑफ ए गुड एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू अनदर गुड्स। वैल्यू रिलेटिव प्राइस बताता है, एक्सचेंज पावर ऑफ ए कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर कॉमोडिटी। मार्केट स्ट्रक्चर, तो मार्केट को अलग अलग बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जिसमें एक है एरिया के आधार पे, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी ओनली। नॉर्मली पेरिसेबल गुड्स एंड bulky articles have local market. Regional market, demand and supply of the product is concentrated in a particular region only. Normally semi-durable goods like packaged food will have a regional market. National market, demand and supply of the product is concentrated at the country level, national level. Normally industrial goods will have national market. International market, demand and supply of the product is at world level. Normally, precious goods like diamond, gold, etc. will have national market. हाँ जी, तो ये क्या होता है भाई? नेशनल मार्केट। देखिए, दो बातें हैं। वीडियो एकदम सही चल रही है, और वीडियो चलने में कोई दिक्कत हो तो आपके पास इंक्वायर काउंटर का नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करिए, वो देखेंगे। यहाँ से मैं वीडियो नहीं चल रहा है ये नहीं देख सकता। दीपांशु सिंगल, कॉल ऑन द नंबर। अभिषेक कुमार टेस्ट, जब हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवा दीजिए। देखिए, टेस्ट सीरीज होगा, और मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास IRS से टेलीग्राम चैनल के थ्रू तो टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे ही करेंगे, प्लस आपके पास जेके शाह क्लासेस से भी कॉल आएगा। जेके शाह क्लासेस पे भी रिवीजन क्लासेस अपलोड हुई हैं, उन रिवीजन क्लासेस का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज का भी वहां भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, दोनों। ठीक है, यहां भी टेस्ट होंगे, इसकी टेंशन मत लो। हाँ जी, तो अभी हमने क्या कहा कि एक चीज आज देखिए, आज रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया है, उसके कारण लोकल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म होते जा रहा है। पेरिसेबल गुड्स का हमने कहा था लोकल मार्केट होता है, लेकिन न्यूजीलैंड का एप्पल इंडिया में मिलता है। कैसे? क्विकर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कारण। मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम।
वेरी शॉर्ट पीरियड या मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड और सेकुलर पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है? सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल वॉट एवर द चेंज इन डिमांड। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट या इसको मार्केट पीरियड कहते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई क्या होता है? सप्लाई परफेक्टली इनएलास्टिक। दूसरा होता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओनली। इसको क्या कहते हैं? सप्लाई इज रिलेटिवली इनएलास्टिक। शॉर्ट पीरियड के बाद क्या आएगा? लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में क्या होगा? सप्लाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग एनी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ मार्केट। और एक क्या होता है? वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड या इसको सेकुलर पीरियड भी कहते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड या इसको सेकुलर पीरियड भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। जैसा डिमांड में चेंज होगा एक बार में पूरी तरह से सप्लाई में चेंज हो जाएगा। भाई जेके सा क्लासेस की ये सरप्राइज न्यूज नहीं है। जेके सा क्लासेस और आईआरएस इन टेंडम काम करते हैं। हम लोग दिल्ली के मार्केट में हम मिलके काम कर रहे हैं और जेके सा क्लासेस की फैसिलिटीज आईआरएस के स्टूडेंट्स को मिलती है। पहले भी क्लासेस का एक्सेस बच्चों को मिला हुआ था। उसमें से बहुत सारे बच्चों को एक्सेस अब भी होगा, आप चेक करोगे तो मिलेगा आपको, और नहीं तो आप के पास कॉल आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको रिवीजन क्लास और टेस्ट सीरीज का एक्सेस वहां से मिल जाएगा। ठीक है। मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है? द मोमेंट ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस, गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। फ्यूचर मार्केट, गुड्स विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर ऑन सम फ्यूचर डेट। Market on the basis of regulation, regulated market, unregulated market. Regulated market is the market where transactions are statutorily monitored. ट्रांजेक्शन पे स्टैट्यूटरी मॉनिटरिंग होती है, जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। वहां पे रेगुलेटिंग एजेंसी कौन है? सेबी। रेगुलेटिंग एजेंसी कौन है? सेबी। ट्रांजेक्शन की स्टैट्यूटरी मॉनिटरिंग करती है। अनरेगुलेटेड मार्केट इज द मार्केट वेयर देयर इज नो एनी स्टैट्यूटरी मॉनिटरिंग एज सच ऑन द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस। On the basis of volume of transaction, wholesale market, goods are sold and purchased in bulk. Retail market, where goods are sold and purchased in a smaller quantity. Ultimate buyer का market कहते हैं इसको। Ultimate buyer का market होता है ये। सही है। On the basis of competition, market is divided into perfect competition, monopoly, monopolistic. Monopolistic competition and oligopoly, mainly यही है। सही है। कंपटीशन के आधार पे मार्केट को डिवाइड करते हैं हम। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली को इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं। सही है।
रेवेन्यू क्या होता है भाई? इज द मनी पेमेंट रिसीव्ड बाय ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ए कॉमोडिटी. टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इज द टोटल और एग्रीगेट ऑफ प्रोसीड्स टू ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कॉमोडिटी. इट इज गिवन एज total revenue equals to price into quantity. Average revenue is revenue per unit of output sold and is always equal to price. Average revenue क्या होता है? Total revenue upon quantity. Total revenue को क्या लिख सकते हो? Price into quantity upon quantity. तो average revenue equals to क्या हो गया? Price. और average revenue और price बराबर होता है, इसलिए average revenue और price बराबर होता है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व क्या होता है? आइडेंटिकल. मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड. इट इज गिवन एज मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा भाई? चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. या मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n माइनस 1 यूनिट. मार्जिनल रेवेन्यू एक और फॉर्मूले से निकालते हैं हम. Marginal revenue equals to average revenue into 1 minus 1 upon E, where E is elasticity of demand. When E is greater than 1, marginal revenue is positive, और marginal revenue positive होगा तो total revenue is rising. When E is equals to 1, MR is 0 and TR is maximum. When elasticity is less than 1, MR is negative and TR is falling. तो एक सेलर को प्रोडक्ट कब सेल करना चाहिए? जब उसके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी 1 या ग्रेटर देन 1 है. Elasticity being less than 1 means marginal revenue will be negative and total revenue will be falling. There are two basic principles governing all market conditions. There are two basic principles governing all market conditions. क्या है भाई? Firm should produce only if total revenue is greater than or at least equals to total variable cost, or average revenue is greater than or at least equals to average variable cost. ऐसा क्यों? मान लीजिए टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो फॉर्म को लॉस क्या होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस अनरिकवर्ड पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. ऐसे में फॉर्म यदि शट डाउन कर देगी, प्रोडक्शन बंद कर देगी, तो उसका लॉस क्या होगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर. और दूसरा क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग. इसको कहते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एमआर एंड एमसी मस्ट बी राइजिंग. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, यूनिट नंबर 2. प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है भाई? इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व. जहां डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम. उस समय जो प्राइस प्रिवेल करता है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस, उस समय जो क्वांटिटी होती है उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. Equilibrium price is the price at which demand and supply equals each other, and quantity demanded and supplied are regarded as equilibrium quantity. उस समय जो प्राइस प्रिवेल करेगा उसको क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस. शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, चेंजेज इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्यों होता है भाई? टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंजेज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई अदर देन कॉमोडिटी जोन प्राइस. प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स में चेंज के कारण. टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंजेज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई. चेंज इन डिमांड
supply remaining constant leads to change in equilibrium price. सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड में चेंज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस में भी चेंज आएगा. इफ डिमांड इंक्रीजेज, सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, equilibrium price will increase and equilibrium quantity demanded and supplied will also increase. Both equilibrium price and quantity will rise. If demand decreases, supply remaining constant, equilibrium price and equilibrium quantity both will decrease. Both equilibrium price and quantity will fall. A change in supply, demand remaining constant, leads to change in equilibrium price and quantity. If supply increases, demand remaining constant, price will fall and equilibrium quantity will rise. If supply decreases, demand remaining constant, price will rise and equilibrium quantity will fall. Both demand and supply change. डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज हो रहा है, तो ये डिपेंड करेगा कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है. डिमांड इंक्रीजेज बाय सेम क्वांटिटी एज पर इंक्रीज इन सप्लाई, then equilibrium price will remain constant, equilibrium quantity will increase. If demand decreases by same quantity as per decrease in demand, if demand decreases by same quantity as per decrease in supply, then equilibrium price will remain constant, equilibrium quantity will fall. If demand increases more than increase in supply, then equilibrium price will rise and equilibrium quantity will also rise. If supply increases more than increase in demand, then equilibrium price will fall and equilibrium quantity will rise. If both demand and supply change, the new equilibrium price may rise, fall or remain constant. For details, see the topic simultaneous change in demand and supply. Both demand and supply increases, equilibrium quantity increases, but the change in equilibrium price is uncertain. Both demand and supply decreases, equilibrium quantity decreases, but change in equilibrium price is uncertain. कैसे होता है अभी बता रहा हूं. If demand increases and supply decreases, equilibrium price rises, but nothing certain can be said about change in equilibrium quantity. If demand decreases and supply increases, the equilibrium price falls, but nothing certain can be said about change in equilibrium quantity. देखिए कैसे होता है. मान लीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. इजी टॉपिक है. सप्लाई है, डिमांड है. जितना डिमांड बढ़ा है उतना ही सप्लाई बढ़ा है. जितना डिमांड बढ़ा है उतना ही सप्लाई भी बढ़ा है. तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस तो वही है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गया. मान लीजिए डिमांड है, सप्लाई है. जितना डिमांड घटा है उतना ही सप्लाई भी घटा है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस वही रहेगा, क्वांटिटी घट जाएगा. सही है. वैसे ही क्या हो सकता है, मान लो डिमांड है, सप्लाई है. मान लो डिमांड इंक्रीज किया ज्यादा, सप्लाई इंक्रीज किया कम, क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगा. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गया
और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया, नया इक्विलिब्रियम यहां हो जाएगा। मान लो डिमांड है, सप्लाई है, डिमांड इंक्रीज किया कम, सप्लाई इंक्रीज किया ज्यादा, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस तो घटेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से ज्यादा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगा लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगा। सही है? Price output determination under different forms of market कैसे होगा भाई? परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन where large number of sellers are selling homogeneous product to large number of buyers at uniform price. परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री which individual firm has to accept as given and constant. परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स को प्राइस टेकर्स कहते हैं। They have to accept the price determined by the industry. In their individual capacity, a firm cannot change the market condition, such as price prevailing in the market, total demand, total supply. हालांकि इंडस्ट्री के द्वारा जो प्राइस डिटरमाइन होता है, उस प्राइस पे एक इंडिविजुअल फर्म जितनी क्वांटिटी चाहे बेच सकती है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, MC is equals to MR and MC must be rising. Short run क्या है? Period of time in which new firms cannot enter into the market and existing firms cannot leave the market. Therefore, firms operating in perfect competition in short run can earn supernormal profit. कब होता है? Average revenue is greater than average total cost. नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट। और लॉस कब होता है? एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। तो क्या होता है? क्या होता है भाई? लॉसेस। सही है? इन शॉर्ट रन फॉलोइंग थ्री सिचुएशन कैन टेक प्लेस: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या इसको abnormal प्रॉफिट भी कहते हैं, when price average revenue is greater than average total cost. Normal profit, average revenue is equals to average total cost. Losses, when price average revenue is less than average total cost. लॉन्ग रन में क्या होता है? फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट का, तो ये पॉसिबल भी होता है लॉन्ग रन में। एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है। शॉर्ट रन में यदि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो लॉन्ग रन में नए फॉर्म मार्केट में अट्रैक्ट होंगे, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा, प्रोसेस चलेगा। कब तक? जब तक कि हर फॉर्म को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ना मिले। शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है, लॉन्ग रन में कुछ फॉर्म मार्केट छोड़ के जाएंगे, सप्लाई घटेगी, प्राइस बढ़ेगा, प्रोसेस चलेगा। कब तक? जब तक कि हर फॉर्म को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ना मिले। मतलब लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में हर फॉर्म को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। In long run, adjustment process takes place and all firms earn just normal profit shown by minimum point on long run average cost curve. मतलब लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम लेवल पे
फॉर्म्स ऑप्टिमम साइज की होती है, जहां कंडीशन क्या होता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। याद करिए, ये दिखाया था, इस पॉइंट पे फॉर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, इससे अट्रैक्ट होकर लॉन्ग रन में नए फॉर्म मार्केट में आएंगे, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा, प्रोसेस चलेगा कब तक, जब तक कि हर फॉर्म को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ना मिले। और नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ मिलता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करके मिनिमम पॉइंट पे। मोनोपोली, monopoly is a market situation where single seller is selling the product having no substitute available in the market to large number of buyers at same or differentiated prices. Monopoly is a market situation where single seller is selling the product having no substitute available in the market to large number of buyers at same or differentiated prices. मोनोपोलिस्ट यदि हर सेलर से सेम प्राइस चार्ज करता है तो उसको कहते हैं सिंपल मोनोपोली, और मोनोपोलिस्ट यदि अलग अलग सेलर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है तो उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद से डिटरमाइन करता है एंड फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। शॉर्ट रन में क्या हो सकता है भाई, 3 सिचुएशन, चाहे मोनोपोली हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का सिचुएशन सबके लिए। 3 सिचुएशन कैन टेक प्लेस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट व्हेन प्राइस एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन प्राइस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट, लॉसेस when average revenue is less than average total cost। नॉर्मली बच्चों को ये टेंशन होती है कि मोनोपोलिस्ट है, सिंगल सेलर है, तो उसको लॉस कैसे होगा। शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है यदि उसके प्रोडक्ट का डिमांड कंडीशन लो है, कॉस्ट कंडीशन हाई है, तो मोनोपोलिस्ट को शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है। लेकिन शॉर्ट रन में यदि लॉस होगा तो लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं करेगा, मतलब मोनोपोलिस्ट को लॉन्ग रन में लॉस नहीं होता। In long run, monopolist can continue to enjoy supernormal profit because entry exit is restricted। तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट के कारण। मोनोपोली में लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंटिन्यू हो सकता है बिकॉज एंट्री एग्जिट इज रेस्ट्रिक्टेड। प्राइसिंग अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है भाई, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ सिचुएशन वेयर मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर सेम प्रोडक्ट फॉर द रीजन्स नॉट एसोसिएटेड विथ कॉस्ट। मोनोपोलिस्ट वही है, बनाव वही रहा है, कॉस्ट वही है, अलग अलग बायर से अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कंडीशन है भाई, सेलर मस्ट हैव सम मोनोपोली पावर, कंडीशन 1, सेलर के पास मोनोपोली पावर होना चाहिए। कंडीशन 2, सेलर मस्ट बी इन ए पोजीशन टू डिवाइड इज टोटल मार्केट इनटू 2 और मोर देन 2 सब मार्केट्स। कंडीशन 3, देयर शुड बी इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट डिवाइड किया, एक में कम प्राइस चार्ज करेगा, दूसरे में ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, तो ये कभी नहीं होना चाहिए कि लो प्राइस मार्केट का बायर हाई प्राइस मार्केट में प्रोडक्ट बेचने लगे। इफेक्टिव सेपरेशन होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी पॉसिबल ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स ऑफ लो प्राइस मार्केट टू रीसेल द प्रोडक्ट इनटू हाई प्राइस मार्केट। elasticity of demand must be different in different sub market. It should be relatively elastic where monopolist wants to charge higher price, and it should be relatively inelastic where monopolist wants to charge lower price.
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, टू इंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्शन बढ़ता है, सेल ज्यादा होता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है, टू कैप्चर फॉरेन मार्केट थ्रू डंपिंग। डंपिंग डंपिंग क्या होता है? जब अपने कंट्री में महंगे रेट पे बेचते हैं और विदेशों में सस्ते रेट पे बेचते हैं। टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, समाज में समानता लाना, रिचर सेक्शन हायर प्राइस, लोअर सेक्शन लोअर प्राइस। डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज गिवन बाय एसीपी गो, 3 डिग्री दिया। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इंटायर कंज्यूमर सरप्लस इज विथड्रॉन। सेकेंड डिग्री कंज्यूमर सरप्लस, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, a part of consumer surplus is withdrawn. Here price is charged on the basis of quantity sold. Higher quantity is sold at a lower price and lower quantity is sold at a higher price. Third degree price discrimination. Here monopolist divides his market into 2 or more than 2 sub-market and charges different prices in different sub-market. Dumping third degree price discrimination का example है। होम मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्राइस, फॉरेन मार्केट में कम प्राइस। प्राइसिंग अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है भाई? इज अ मार्केट सिचुएशन where large number of sellers are selling slightly differentiated product to large number of buyers and price charged by different sellers for their product is different. अलग अलग सेलर अपने प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा होता है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद से डिटरमाइन करता है। हर सेलर अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाता है ऑन द बेसिस सच एज पैकेजिंग, डिजाइनिंग, फ्री गिफ्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। शॉर्ट रन में वही 3 कंडीशन हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस। लॉन्ग रन में क्या होगा? फ्री एंट्री एग्जिट होता है, इसलिए लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन में भी नॉर्मल प्रॉफिट था लॉन्ग रन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लॉन्ग रन है, दोनों में डिफरेंस है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इक्विलिब्रियम पे ऑप्टिमम लेवल पे काम करती थी, एवरेज टोटल कॉस्ट करके मिनिमम पॉइंट पे, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म एवरेज टोटल कॉस्ट करके फॉलिंग पोर्शन पे काम करती है बिफोर रीचिंग ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम लेवल के पहले काम करती है। फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी होता है, फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी होता है कब? जब फर्म ऑप्टिमम लेवल के पहले इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है। बट एट इक्विलिब्रियम लेवल फर्म विल हैव एक्सेस कैपेसिटी, दैट इज फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम बिफोर ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, बिफोर रीचिंग इट्स minimum average cost of production. Pricing under oligopoly. Oligopoly is a market situation where few sellers, 2 to 10, are selling slightly differentiated or identical product to large number of buyers. Slightly differentiated or identical product to large number of buyers. ओलिगोपोली मार्केट में डिमांड कर्व डिफाइंड नहीं होता बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन पैटर्न ऑफ द फर्म, इन इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म, डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज अनसर्टेन। Demand curve is not defined as there are action reaction pattern among firms. There is no general theory of pricing under oligopoly. लेकिन ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में एक चीज देखा जाता है कि प्राइस अपने प्रिवेलिंग लेवल पे, करंट लेवल पे, प्रेजेंट लेवल पे रिजिड होता है, स्टेबल होता है। इस प्राइस रिजिडिटी को लेके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, लेकिन सबसे फेमस एक्सप्लेनेशन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल स्वीजी ने दिया था। स्वीजी ने प्राइस रिजिडिटी को किंक डिमांड कर्व एनालिसिस के थ्रू एक्सप्लेन किया था। किसके थ्रू? किंक डिमांड कर्व एनालिसिस के थ्रू। उन्होंने क्या कहा था कि डिमांड कर्व में प्रिवेलिंग प्राइस लेवल पे किंक होता है, घुमाव होता है, एठन होता है, मोड़ होता है, ट्विस्ट होता है। ये प्रिवेलिंग प्राइस लेवल है। यहां पे डिमांड कर्व में घुमाव है,
यहां पे डिमांड कर्व में एक घुमाव है, मोड़ है, एठन है, ट्विस्ट है। अपर पार्ट डिमांड कर्व का इलास्टिक है, लोअर पार्ट डिमांड कर्व का इनइलास्टिक है। अपर पार्ट इलास्टिक है, मतलब ओलिगोपोलिस्ट यदि प्राइस बढ़ाएगा तो उससे ज्यादा रेट से उसका सेल कम होगा, टोटल रेवेन्यू घट जाएगा, प्राइस नहीं बढ़ाएगा। ओलिगोपोलिस्ट यदि प्राइस घटाएगा तो दूसरे सेलर भी प्राइस घटाएंगे, सेल बढ़ेगा लेकिन कम रेट से। तो प्राइस घटाया, सेल बढ़ा कम रेट से, टोटल रेवेन्यू घट जाएगा, प्राइस नहीं घटाएगा। प्राइस बढ़ाया, दूसरे उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसका सेल ज्यादा रेट से घटेगा, टोटल रेवेन्यू घट जाएगा, तो प्राइस घटाएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ अलग मार्केट फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, कुछ अलग मार्केट फॉर्म्स भी दिए हुए हैं। इसमें एक है डिओपोली। डिओपोली क्या भाई? डिओपोली इज सबसेट ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का ही छोटा रूप है। क्या होता है? टू सेलर्स आर सेलिंग is a market situation in which there are only two firms in the market. Two sellers are selling identical product to large number of buyers. मोनोप्सोनी, मोनोपोली में क्या था? सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर। यहां क्या है? बायर लार्ज, सेलर लार्ज, बायर सिंगल। सेलर लार्ज, बायर सिंगल। तो मान लो किसी एरिया में एक फैक्ट्री है, इनपुट खरीदती है, इसको इनपुट बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स हैं, लेकिन खरीदने वाली एक ही फैक्ट्री है। तो फैक्टर मार्केट में मोनोप्सोनी हो सकता है। इज अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड मोस्टली अप्लीकेबल टू फैक्टर मार्केट इन विच सिंगल फर्म इज द ओनली बायर ऑफ ए प्रोडक्ट। ओलिगोप्सोनी, फ्यू बायर्स, एक एरिया में 2 फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री है, 4 फैक्ट्री है, और इनपुट बेचने वाले बहुत हैं। इज अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स एंड इज मोस्टली रेलेवेंट टू फैक्टर मार्केट। बायलैटरल मोनोपोली, मोनोप्सोनी और मोनोपोली को मिला दो, बायलैटरल मोनोपोली बन जाएगा। सेलर भी एक, बायर भी एक। is a market structure in which there is only a single buyer and a single seller. It is combination of monopoly market and monopsony market. So this was all about chapter number 4. We are now coming at chapter number 5, which is very small. बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है भाई? रिदमिक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमिक एक्सपीरियंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल एंड आर मैनिफेस्टेड इन फ्लक्चुएशन इन मेजर्ड ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस साइकिल के ऑपरेट करने से एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंजेज आता है, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इंप्लॉयमेंट, इनकम। सही है? टिपिकल बिजनेस साइकिल, जनरल बिजनेस साइकिल, नॉर्मल बिजनेस साइकिल में क्या होता है भाई? एक क्वेश्चन आया है मार्केट का, श्रुति मल्लिक। ओलिगोपोली में प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा। हमने कहा कि ओलिगोपोली में जनरल प्राइस डिटरमाइन करने का कोई जनरल अप्रोच नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि ओलिगोपोली मार्केट में एक लंबे समय तक प्राइस अपने लेवल पे रिजिड रहता है। ये नहीं कह सकते लंबे समय तक रिजिड रहता है, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। आप देखिएगा मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक्स के मार्केट में पेप्सी, कोक सब एक बार प्राइस बढ़ाएंगे या सब एक बार प्राइस घटाते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करते रहते हैं।
They avoid price war. They try to compete on the basis other than price. हाँ जी. Typical business cycle has 4 phases. Normal general business cycle has 4 phases. Expansion, also called boom और upswing. ध्यान दीजिएगा. Expansion results in peak. Expansion होता है तो ऐसा नहीं कि एकदम हमेशा बढ़ता ही जाएगा. बढ़ने का रेट स्लो होता है, एक पॉइंट पे जाता है और रुक जाता है, तो उसको कहते हैं पिक. उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है, दूसरे डायरेक्शन में जाता है. बूम रिजल्ट्स इन पिक, characterized by increase in national output and all other economic variables. पिक और बूम और प्रोस्पेरिटी. तो बूम का जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है ना, दैट इज पिक. पहाड़ पे देखो ना, ऊपर चढ़ने लगे तो बूम होता, और एकदम पहाड़ के चोटी पे चले गए तो क्या है, उसके ऊपर थोड़ी है, वो पिक है, हाईएस्ट पॉइंट. तो पिक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन. पिक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बूम. refers to the top or the highest point of the business cycle. Contraction, also called downswing or recession, when there is fall in the level of investment employment. और recession अपने lowest level पे जब जाता है ना, economic activity lowest level पे जाता है, recession का extreme case जो होता है, that is called throw or depression. फिर वहां एक turning point आता है, फिर economy में recovery होती है. Throw or depression occurs when the process of recession is complete and there is severe contraction in economic activity. Economists use changes in variety of activities to measure the business cycle and to predict where the economy is headed towards. भाई बिजनेस साइकिल को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन उसके बारे में आइडिया लिया जा सकता है. तो आइडिया किसके बेस पे आता है? इंडिकेटर्स के बेस पे. क्या इंडिकेटर्स है? लीडिंग इंडिकेटर. लीडिंग इंडिकेटर क्या है भाई? जो आने वाली घटना का आभास देता है, आने वाले सिचुएशन के बारे में आइडिया देता है. इज अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेज बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेंड. कि आने वाला समय अप स्विंग का होगा या डाउन स्विंग का होगा, एक्सपेंशन का होगा या रिसेशन का होगा, इसके बारे में जो आइडिया दे उसको क्या कहते हैं? लीडिंग इंडिकेटर. दैट दे चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेज. Variables that change after real output changes are called lagging indicator. बिजनेस साइकिल का इफेक्ट क्या बताता है? लैगिंग इंडिकेटर. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो साथ साथ चलते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट इंडिकेटर, कनकरेंट इंडिकेटर. क्या कहते हैं भाई? कोइंसिडेंट इंडिकेटर या कनकरेंट इंडिकेटर. Coincident indicator, also called concurrent indicator, coincide or occur simultaneously with the business cycle movement. बिजनेस साइकिल के साथ साथ ये चलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भाई? कोइंसिडेंट इंडिकेटर. अब बिजनेस साइकिल के ऑपरेट होने के बहुत सारे रीजन्स दिए गए. केन्स का कहना था कि एग्रीगेट डिमांड में चेंज बिजनेस साइकिल के ऑपरेट करने का रीजन है. सही है, जेएम केन्स का. हॉटरे का कहना था मनी सप्लाई. तो ऐसे ही बहुत सारे रीजन्स हैं. अकॉर्डिंग टू केन्स, फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड. अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, बड़ी जल्दी भाग रहे भाई. According to some economists, fluctuation in investment are the prime cause of business cycle. Investment spending is considered to be the most volatile component of aggregate demand. कुछ लोगों का क्या कहना था? एग्रीगेट डिमांड में. केन्स का कहना था एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड में चेंज. कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना था इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में चेंज. कुछ का कहना है फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग.
with its impact on aggregate economic activity result in business fluctuation, मतलब business fluctuation के कारण क्या है? Macroeconomic policies, monetary and fiscal policies also cause business cycle. Corona-like case also called business cycle. According to hot trade, trade cycle is purely monetary phenomena. Money supply में unplanned change, business cycle, business fluctuation लेके आता है. Unplanned changes in the supply of money may cause business fluctuation in an economy. भाई क्या है अभिषेक, अभी इंडियन इकोनॉमी कौन से फेज में है? इतना नहीं आता है तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो? मजे ले रहे हो सिचुएशन के, कोरोना के मजे ले रहे हो. कोरोना भी मजे ले रहा है. बोला जी आया 2019 में, लेकिन 2020 के सारे पर्व त्योहार मना के जाऊंगा. और हद तो तब हो जाए जब कोरोना कह दे कि सलमान और राहुल की शादी देख के जाऊंगा. तो न होना है शादी और न कोरोना जाना है. हाँ जी. अकॉर्डिंग टू पीगू, मॉडर्न इकोनॉमी, modern business activities are based on anticipation of business community and are affected by waves of optimism and pessimism. पीगू का कहना था कि ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, आशावाद और निराशावाद है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है बिजनेस साइकिल. स्कैम्पीटर का कहना था ट्रेड साइकिल अकर एज ए रिजल्ट ऑफ इनोवेशंस व्हिच टेक प्लेस इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम. हालांकि एक बिजनेस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभिषेक, एक बिजनेस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस साइकिल के फेज को समझना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आपके बिजनेस डिसीजन उसी पे डिपेंडेंट होते हैं. अंडरस्टैंडिंग व्हाट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमी इज इन एंड व्हाट इंप्लीकेशन द करंट इकोनॉमिक कंडीशन हैव फॉर देयर करंट एंड फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटी helps business to better anticipate the market and respond with greater alertness. तो मार्केट सिचुएशन के बारे में समझना, बिजनेस साइकिल के कंडीशन को समझना, बिजनेस साइकिल के सिचुएशन को समझना बिजनेस पर्सन के लिए जरूरी होता है, सो दैट ही कैन टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. हाँ जी. तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5. ऐसा करके हमने क्या किया भाई, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया है. इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूं. देखिए, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. periodically occur, intensity of fluctuation vary, ना डिस्टिंक्ट फेजेज, फेज अलग अलग होता है, ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, ऑल सेक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, यूनिफॉर्म कैरेक्टर नहीं होता है और कॉन्टेजियस होता है, इंटरनेशनल इन कैरेक्टर होता है, इकोनॉमी पे इसके सीरियस कंसिक्वेंसेस आते हैं. बिजनेस साइकिल के जो कॉजेज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल हैं. इंटरनल कॉजेज है फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिस्ट के नाम के साथ. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पीगो, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म. एक्सटर्नल वार, पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी में चेंजेज, नेचुरल फैक्टर्स, कोरोना लाइक केस, पॉपुलेशन ग्रोथ, एटसेट्रा. सही है. तो भाई इस तरह से हमने ये इकोनॉमिक्स का रिवीजन कंप्लीट किया. आपके पार्ट पे रिक्वायरमेंट क्या है, पहले आपको आईसीएआई वाली मटेरियल के क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आईआरएस वाली मटेरियल के क्वेश्चन करिए. इससे ज्यादा कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है. एक बात. दूसरी नंबर बात क्या है, चैप्टर 5 का तो सेंड कर दिया था भाई आंसर की. चैप्टर 5 का आंसर की सेंड किया हुआ है, आप चेक कर लेना. हाँ देखो,
दूसरी नंबर बात क्या है, कई बच्चे पूछ रहे थे कि रिवीजन कैसे करें, चारों पेपर एक दिन पढ़े, एक एक करके पढ़े ना। रिवीजन का तरीका आपका ये होना चाहिए, पहले आप ये देखो कि कौन से पेपर में आप अपने आप को कमजोर फील करते हो, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, बाद बाकी को बैलेंस टाइम देना है। अब रिवीजन का तरीका क्या होता है, मान लो कोई एक सब्जेक्ट है, उसका एक चैप्टर उठाया तो लेट कंप्लीट दैट चैप्टर। मान लीजिए लॉ में 4 चैप्टर है या 5 है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सही है। अब एक चैप्टर उठाओ ना तो कंप्लीट करो। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट बड़ा चैप्टर है और हर टीचर हर बच्चा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से करता है, तो पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिवाइज करो एक दिन में। मान लो आप लॉ में कमजोर फील करते हो, एक दिन में पार्टनरशिप करो, एक दिन में सेल्स ऑफ गुड्स करो, एक दिन में कंपनीज और एलएलपी करो, 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट करो। पहला रिवीजन में इतना टाइम। दूसरी बार रिवीजन जब करोगे, दूसरी बार जब रिवीजन आप करोगे तो क्या करोगे, दूसरी बार रिवीजन के समय आपको ध्यान में रखना है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप एक दिन, कंपनी एलएलपी एक दिन, कॉन्ट्रैक्ट 2 दिन। और साथ में अब जैसे मान लो किसी को सुबह में थियरी पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को रात में, कोई रात में थियरी लेता है तो थियरी हाथ में निकालते ही नींद आ जाती है, तो उस समय थियरी मत पढ़ो। अब सुबह में 5 घंटे थियरी पढ़े, 1 घंटे का ब्रेक लो, कोई प्रैक्टिकल पेपर करो, फिर थियरी पढ़ो, 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर प्रैक्टिकल करो। लेकिन कुल स्टडी के आवर्स कम से कम आपके 12 घंटे तो होने चाहिए, सही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। 10 मिनट में लॉ का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी थोड़ी लेट हो गई है और उसके पीछे रीजन भी है कि थोड़ा वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अभी 10 मिनट में लॉ का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और फिर कल का रिवीजन शेड्यूल आपको देते हैं। कल के रिवीजन शेड्यूल में 2 पार्ट में रिवीजन है, एक 9 से 11 का रिवीजन है, शेड्यूल आ जाएगा, और एक 2 बजे से है। 2 बजे से मैथ का रिवीजन होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और 9 से 11 में मोस्ट प्रोबेबली लॉ का रिवीजन रखेंगे, ठीक है। बीसीआर भी होगा, बीसीके भी होगा, सब होगा, टेंशन मत लो।